हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडरसेट। हम लोग हमारे क्विक रिवीजन सीरीज में आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सबसे पहले हमें कैसे पता चला और किस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती है और किस तरीके से एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक बार जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट आया था, दैट वाज फ्रॉम दी ऑस्टेड। ऑस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट हैं, थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर कोई भी करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऐसा हमें ऑस्टेड ने बताया। इस वाले जो भी ये हमारा एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो अभी मैं इस एक्सपेरिमेंट की बात नहीं बताऊंगी, वो सब हम लोग डिटेल क्लासेस में करते हैं। अब देखिए, अपने पास में ये वायर है, वायर में से करंट फ्लो हो रहा था, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें करंट मिला और करंट से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। इसके बाद में साइंटिस्ट आए, फैराडे एंड हेनरी। फैराडे और हेनरी नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि अगर कोई भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो क्या कर सकता है, इट कैन इंड्यूस द करंट। तो अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड से हमने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर लिया। तो बात आई कि अगर अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट को इंड्यूस कर सकता है तो क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे करंट को इंड्यूस नहीं कर सकता है क्या? मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने समझा, उन्होंने सोचा ऐसा कि क्या अगर हमारा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोगों को, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोगों को करंट दे रहा है तो क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से हम करंट नहीं ड्रॉ कर सकते? तो इसके लिए उन्होंने एक सिंपल सा एक सेटअप देखा और उस सेटअप को उन्होंने अच्छे से समझा। अब ये सेटअप क्या था हमारा? सेटअप में हम कहते हैं कि उन्होंने एक कैपेसिटर लिया और इस कैपेसिटर को उन्होंने चार्जिंग पे लगाया। जब कैपेसिटर को यहाँ पे चार्ज किया, हम इस पे की लगा देते हैं, की को जब ऑन किया तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे चार्जेस आए और इस कैपेसिटर को यहाँ पे चार्ज करने लग गए। तो ये एक हमारे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेट्स है, बीच में यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल है। जब ये चार्ज हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, और हमें पता है जब हम कैपेसिटर्स की बात करते हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए, जब यहाँ पे इन्होंने इस चीज को देखा, मैक्सवेल जो है, जब वो इस कैपेसिटर को स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ से एक कोई करंट है जिसे हम कंडक्शन करंट कहते हैं। ये कंडक्शन करंट यहाँ पे जा रहा है और जाके इस वाली प्लेट को चार्ज कर रहा है। देन यहाँ पे एक इंड्यूस नेगेटिव करंट इंड्यूस हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, और हम लोगों को यहाँ पे फिर से एक कंडक्शन करंट मिल रहा है। ये बात यहाँ पे आई। लेकिन जब वो इस पर्टिकुलर कैपेसिटर को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे दो हमारे ऑलरेडी नोन कुछ लॉज हैं जो फुलफिल नहीं कर रहे। जैसे कि अगर हम पहले लॉ की बात करें तो पहला लॉ है हमारा यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि जितना करंट हमारा यहाँ पे इस वाले टर्मिनल पे एंटर करेगा उतना ही करंट यहाँ से वापस बाहर भी आएगा। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं इस कैपेसिटर में कि यहाँ से ये जो आईसी करंट है, कंडक्शन करंट, ये यहाँ पे इस प्लेट पे यहाँ तक इस जंक्शन पे जा तो रहा है, लेकिन इसके बाद में इधर की साइड में कोई करंट वापस बाहर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब एंट्री जो करंट की हो रही है, एग्जिट उतना नहीं हो रहा। तो मतलब केआईएल है जो हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ है, केसीएल हम जिसे कहें, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये हमारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो पहला लॉ क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। अब इन्होंने दूसरे लॉ को देखा। एम दूसरा हमारा लॉ है एम्पियर सर्क्यूटर लॉ। एम्पियर सर्क्यूटर लॉ हमें क्या कह रहा है, बी डॉट डी एल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट आई मतलब अगर हम यहाँ पे बीच में कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस लें, क्लोज्ड सरफेस का अगर हम लोग यहाँ पे करंट देखें
तो क्योंकि यहाँ पे तो कोई करंट नहीं है, हमने क्लोज सरफेस यहाँ पे ले रखा है, तो करंट यहाँ पे जीरो है। ठीक है, करंट यहाँ पे जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दो ऐसे लॉ हैं जो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहे। एक तो हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ जो कह रहा है कि जितना करंट यहाँ एंटर होना चाहिए उतना ही यहाँ से बाहर भी आना चाहिए जंक्शन से, लेकिन एंटर होता हुआ तो आईसी करंट दिख रहा है, बाहर आता हुआ कोई करंट हमें नहीं दिख रहा। दूसरा, जब हमने बीच में यहाँ क्लोज कोई भी लूप लिया तो क्योंकि यहाँ करंट नहीं है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो गया, बिना करंट के तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। जब ये हमारा यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, थ्योरेटिकली हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखा तो पता चला कि उसमें डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, और वो डिफ्लेक्शन तभी आएंगे जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो ही डिफ्लेक्शन आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट तो है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। अब मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे करंट भी प्रेजेंट है, और वो करंट भी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। तो कोई एक ऐसा करंट है जिसने इस कंडक्शन करंट को रिप्लेस कर दिया, जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और जिसे हम आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जो दो पैरेलल प्लेट्स है, उनके बीच में एक डिस्प्लेसमेंट करंट प्रेजेंट है, और जैसे ही उन्होंने इस आईडी को लिया तो क्या देखते हैं हम कि हमारा जो केसीएल है वो यहाँ फुलफिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ जितना कंडक्शन करंट इस जंक्शन पे एंटर हो रहा है उतना ही आईडी यहाँ से वापस जा रहा है। तो जितना आईसी होगा उतना ही आईडी भी होगा, जितना कंडक्शन करंट है उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट भी है। दूसरा, जहां पे मैग्नेटिक कंपास को रखा था उसमें डिफ्लेक्शन आ रहे थे, मतलब यहाँ करंट है इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पे कोई एक क्या है, यहाँ पे कोई एक डिस्प्लेसमेंट करंट प्रेजेंट है। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रेजेंट है वो किसकी वजह से है, वो यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। तो मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी है, चेंजिंग अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो जो ये हमारा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंटिन्यूएशन में चेंज हो रहा है, एक चेंज हो रहा है दूसरा डेवलप हो रहा है, दूसरा चेंज हो रहा है पहला वाला डेवलप हो रहा है, तो इसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्रोपिगेशन हो रहा है। और जिस पर्टिकुलर टर्म को हम यहाँ पे प्रोपिगेट करवा रहे हैं उसी को हम लोगों ने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये जो जितनी भी स्टडी है वो सारी की सारी मैक्सवेल ने की थी। तो मैक्सवेल ने क्या किया, बहुत सारी यहाँ पे इक्वेशंस थी जिनको डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट उन दोनों की फॉर्म में लिखा। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनके एग्जिस्टेंस के बारे में बताया। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन है उसके बारे में भी बताया। तो यहाँ पे कुछ हमारी पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इक्वेशंस है उनको हम मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। तो आपको ये मैक्सवेल इक्वेशंस पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। तो हमारे पास में पहली मैक्सवेल इक्वेशन है ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कौन सी है, फॉर ए क्लोज सरफेस। तो ये हमारा गॉस लॉ हो गया फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं मैक्सवेल की। दूसरा, हमारे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसमें बीडीएस किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। तो जो गॉस लॉ होता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में वो बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू जीरो आ गया। यहाँ पे हमारे पास में ये तीसरी इक्वेशन है, जो इक्वेशन हमारी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आई है। आपको ये चारों इक्वेशंस को लर्न रखना है, इसलिए मैं इनका डेरिवेशन आपको अभी नहीं बता रही हूँ कि आखिर ये जो हमारे पास में ये जो ई डी एल इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी बी डॉट डी एस, ये आखिर आया कहाँ से। इसको हम लोग जो फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चेंज इन फ्लक्स वगैरह है वहां से इसको डिराइव करते हैं, बट अभी वो इतना एक्सप्लेनेशन आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट ओवर हियर, क्विक रिवीजन है इसलिए। तो ये हमारे पास में कौन सी हो गई, थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या है, दिस इज दी फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन में हमने सिंपली क्या किया है, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो जब हम म्यू नॉट आई लिखेंगे तो आई हमारा कौन सा होगा, आई हमारा कंडक्शन करंट भी होगा और ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। तो दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 4।
फिफ्थ हमारे पास लॉरेंज फॉर्मूला है। लॉरेंज फॉर्मूला मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वजह से फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल्स टू क्यू ई, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। और दोनों को जब हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमें लॉरेंज फॉर्मूला मिल जाता है। अब बात आती है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन किस तरीके से होता है, हम कुछ इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमने अभी रिप्रेजेंट किया है दिस इज द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया है। अब हम क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कुछ इसके परपेंडिकुलर इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इनके परपेंडिकुलर रहेगी। तो इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव्स। तो मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट कर रही है तो वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, और जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड को हम लेंगे। तो तीनों को हम हमेशा परपेंडिकुलर यहाँ पे देखते हैं। तो दिस विल बी द डायग्राम फॉर द ईएम वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हम लोगों ने देख रखा है, ये वाला दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन। जो ग्रीन में है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन, और जो ये इधर की साइड एक्स एक्सिस पे दिखाया हुआ है दिस इज द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डायग्राम हम लोगों ने देख लिया। डायग्राम के बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वही हमारा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होता है इन एयर और इन वैक्यूम। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट। अब देखो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मीडियम कौन सा है। अगर मीडियम हमने एयर या वैक्यूम ले रखा है तो वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी। अगर हमने मीडियम पानी ले लिया, ग्लास ले लिया, कुछ और ले लिया, तो अकॉर्डिंगली जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास में दूसरा पॉइंट, यहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों की वैल्यू हम लोगों को लिखी हुई मिली है। ये हमारी वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन अ मीडियम। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू इंटू ई हम लोग इसको कह देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है। तो देयर आर 3 मेथड्स जिनकी हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे कि हमारे पास में सबसे पहला मेथड है विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन या फिर ऑसिलेटिंग चार्जेस। अगर कोई भी चार्ज हमारा ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि जो एक मूविंग चार्ज है इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो जो भी वाइब्रेशंस है उसकी वजह से। इसके अलावा अगर हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। थर्ड हम कहेंगे कि अगर कोई भी हमारे पास एटम है, उस एटम को हम एक्सटर्नली कोई एनर्जी देते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस ऑर्बिटल से, जिस ऑर्बिटल में होते हैं वहां से एक हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। थोड़ी देर वो हायर ऑर्बिटल में रहते हैं, उसके बाद में वापस वो अपनी ऑर्बिट में आते हैं। जब वो वापस अपनी ऑर्बिट में आते हैं तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उन्होंने गेन करके वो ऊपर वाली ऑर्बिट में गए थे उसको रिलीज करते हैं। तो जो रिलीज इन एनर्जी है दैट इज इन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होता है। तो एक ऑसिलेटिंग चार्ज हम लोगों को क्या दे देगा, इट विल गिव अस द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, देखो अब हमने कहा कि अगर एटम हमारा, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अगर स्टेबली मूव कर रहा है तो वो ईएम वेव्स नहीं प्रोड्यूस करता। अगर हम उसे एक्सटर्नली एनर्जी देते हैं तो वो अपनी ऑर्बिट से किसी हायर ऑर्बिट में चला जाता है, फिर जब हायर से वापस लोअर में आता है तब वो ईएम वेव्स को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ऑसिलेटिंग चार्ज हमारा ईएम वेव्स प्रोड्यूस कर ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोड्यूस प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले तो हम इनको एक एक्सेलरेटेड या ऑसिलेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड मतलब कभी वेलोसिटी कम हो रही है, कभी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, तो उस वाले केस में भी ईएम वेव्स प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा ईएम वेव्स को किसी भी ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये बिना किसी मटेरियल मीडियम की हेल्प के ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि साउंड वेव है, साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ ऐसा नहीं होगा, तो जो हमारी साउंड वेव्स है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। बट ईएम वेव्स को किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, अगर वैक्यूम भी है तो भी ये आराम से ट्रैवल कर लेगी। सन से जो भी रेज आती है वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और वो इजीली हमारे अर्थ तक पहुंच रही है, बीच में बहुत सारा वैक्यूम है उसको भी ट्रैवल कर रही है। इसका मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल मीडियम, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। इसके अलावा इनकी जो फ्री स्पेस में जो भी स्पीड होती है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ लाइट। और अगर हम मटेरियल मीडियम में लेते हैं तो हम इसकी स्पीड इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज c इज इक्वल्स टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगर हम इनका एम्पलीट्यूड निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो कुछ इस तरह से हम लोगों को मिलता है। उसके अलावा जो भी इक्वेशन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, वो इक्वेशन कैसी आती है, इस तरह से आती है, ई एक्स इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यहाँ पे ई वाई कर दो, ठीक है। एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, टी उसका टाइम पीरियड है, ई नॉट है हमारे पास में, ई वाई क्यों लिखा है यहाँ पे, ई वाई का मतलब है कि अगर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे चलेगा ये सिस्टम, एक्स वाई जेड, अगर x में ईएम है तो y में इलेक्ट्रिक फील्ड, z में हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अगर y में ईएम वेव्स हैं तो z में इलेक्ट्रिक फील्ड, x में मैग्नेटिक फील्ड। अगर z में ईएम वेव्स हैं तो x में इलेक्ट्रिक फील्ड, y में मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस विल बी बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के लिए ओमेगा और टाइम पीरियड की वैल्यू सेम होती है, वो चेंज नहीं होती, दे बोथ आर इक्वल इन बोथ द केसेस। उसके बाद हमारे पास में आता है द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होगी जो ईएम वेव्स की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसमें पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से मिलेगी हमें। पॉइंटिंग वेक्टर, आप लोग पॉइंटिंग वेक्टर वैसे है नहीं अपन लोगों के सिलेबस में, तो अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। चलो मोमेंटम वगैरह, अब हर्ट्स का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हर्ट्स का जो एक्सपेरिमेंट है उसने क्या बताया था, उसने ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं और वो ट्रैवल करती हैं। अब उन्होंने क्या किया, हर्ट्ज ने सबसे पहले तो एक कैपेसिटर प्लेट ली, उन्होंने यहाँ पे एक कैपेसिटर प्लेट ली, इस कैपेसिटर प्लेट को किसी एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, तो मतलब एक एलसी सर्किट बन गया, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो एलसी सर्किट बना लिया। अब क्या करना था, इस कैपेसिटर को बहुत ज्यादा चार्ज देना था, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, बहुत ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे पावर करंट बहुत सारा चाहिए, तो हमने यहाँ पे इस पे काफी ज्यादा इसको यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर वाला केस है वो लेते हैं, लो एसी लेंगे तो यहाँ पे हाई ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोगों को मिल जाएगा। हाई ऑल्टरनेटिंग करंट मिला तो यहाँ पे हमने कहा पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस काफी ज्यादा यहाँ पे क्रिएट हो गया, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब क्या किया गया है, उन्होंने जो हर्ट्स थे उन्होंने क्या किया, ये जो कैपेसिटर है इसके साथ यहाँ पे एक कंडक्टर रख दिया, इस कैपेसिटर के साथ भी यहाँ एक कंडक्टर को ऐड कर दिया। बहुत ही पहला वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पॉइंटेड एरियाज होते हैं वहां पे जो हमारी चार्ज की डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है,
ठीक है। चार्ज की डेंसिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होती है। तो क्योंकि r बहुत छोटा है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो क्योंकि ये पॉइंटेड एंड है तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। जब यहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे, इन प्लेट्स के आसपास में जो भी एयर पार्टिकल्स हैं उनको आयनाइज कर देंगे। और आयनाइजेशन की वजह से यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस भी क्रिएट हो जाएंगे। तो ये जो आसपास वाला एरिया है वो कैसा हो गया, वो कंडक्टिंग हो गया। पहले तो ये इंसुलेटर था, यहाँ पे एयर थी, लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है इन छोटे छोटे कंडक्टर्स के ऊपर, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसकी वजह से यहाँ की जितनी भी एयर थी वो आयनाइज हो गई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना लिए, पॉजिटिव चार्जेस बना लिए। तो ये एक कंडक्टिंग मीडियम बन गया। और जैसे ही कंडक्टिंग मीडियम बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज किधर की साइड आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ आ जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो एक बार फ्लो ऑफ चार्जेस हुआ, फ्लो हुआ इसका मतलब वहां पे कुछ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए करंट आया, और इसी के साथ यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सा स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो एक स्पार्क प्रोड्यूस हो गई, प्लस प्लस क्या हुआ यहाँ पे करंट फॉर ए मिनिमम, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हम कहते हैं, यहाँ पे करंट भी प्रोड्यूस हुआ। अब क्या हुआ, जो ये हमारे पास में कैपेसिटर है, इसी के यहाँ पे परपेंडिकुलर में एक इन्होंने एक और यहाँ पे चीज रख रखी है, एक कंडक्टिंग मटेरियल को यहाँ पे रखा हुआ है। जब ये यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो चार्जेस थे वो चार्जेस यहाँ पे फ्लो करे, जो चार्जेस फ्लो करे, करंट यहाँ प्रोड्यूस हुआ, तो करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे भी करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। और क्योंकि ये करंट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से करंट बहुत ज्यादा है, करंट बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक आ गया, यहाँ पे। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे पहले कोई करंट था नहीं, फिर एकदम से आया, तो चेंजिंग यहाँ पे क्या था, चेंजिंग करंट था, चेंजिंग करंट था तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुआ। तो यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने यहाँ पे भी एक करंट प्रोड्यूस किया, और वो करंट क्या हुआ, यहाँ पे स्पार्क की फॉर्म में दिखाई दिया। तो इन शॉर्ट, जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है वो क्या प्रूव कर रहा है, वो ऐसा प्रूव कर रहा है कि ये जो स्पार्क था यहाँ पे, वो स्पार्क आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे भी दिखाई दिया। इसका मतलब यहाँ से कोई चीज यहाँ पे चल के आई है। अब चल के आई है तो वो चीज क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो कैसे आई, दैट इज विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसकी हेल्प से ये यहाँ पे आई है। तो ये हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था, और उन्होंने यहाँ पे क्लियर किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं, वो एग्जिस्ट करती है। ये हमारी बात हो गई। आगे हम बात करते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, एलसी सर्किट पे डिपेंड करेगा कि हम लोगों को जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था, कि वो जो स्पार्क मिला है वो कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, एलसी सर्किट पे। हम ज्यादा ऑल्टरनेटिंग करंट देंगे, ज्यादा पोटेंशियल होगा, ज्यादा करंट होगा, ज्यादा अच्छा स्पार्क मिलेगा। और वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी किसके बराबर है इधर, v इज इक्वल्स टू 1/2π LC। तो ये हमने बात की। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो देखो, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हमारे पास में रेडियो वेव्स हैं, देन माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा। जब हम इधर से इधर जाते हैं तो हमारी जो वेवलेंथ है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती जाती है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। तो जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो ये गामा रेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बट इनकी वेवलेंथ क्या है, कम है। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है उनका उल्टा चलता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। चलो, और जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं तो एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती हुई आ रही है। अब हमें इस वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो याद रखने वाली चीज है
वो क्या है, वो ये है कि आपको आपको क्या करना है, पहला तो ये सारी रेडियो वेव माइक्रोवेव जो भी हमारी है इन सब के नाम ध्यान रखने हैं। इनका जो ये ऑर्डर है इसी ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे और गामा रे। तो यही हमारा क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। दूसरी बात, आपको इन सब की फ्रिक्वेंसी ध्यान रखनी है, आपको इन सब की वेवलेंथ की जो रेंज है उसको ध्यान रखना है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इनका यूज क्या है, मतलब ये कहाँ पे काम आती है, इनको कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं। तो जो यूजेस हैं उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो हो सकता है कि आपका यहाँ से इनमें से किसी के भी एक यूज के ऊपर क्वेश्चन बन जाए, 1 मार्क 2 मार्क कुछ इस तरह से। चलो, तो अब वन बाय वन हम देखते हैं कि आखिर इनकी किस तरह से प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले रेडियो वेव्स हैं। अब देखो, रेडियो वेव नाम से ही पता चल रहा है, रेडियो मतलब टीवी, रेडियो, मोबाइल, ये जितने भी हमारी चीजें हैं इनके अंदर जो भी यूज होती है दैट इज रेडियो वेव। तो यहाँ पे यूज तो हमें रेडियो वेव्स के नाम से ही पता चल गया। फ्रीक्वेंसी क्या रेंज है इसकी, 5 × 10⁵ हर्ट्ज से 10⁹ हर्ट्ज तक। आप वेवलेंथ की रेंज भी याद करोगे, वो एनसीईआरटी में दी हुई है तो आप वहां से याद कर लेंगे। यूजेस क्या है हमारे पास रेडियो वेव्स के, यूजेस इसके हैं, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा टीवी, रेडियो, मोबाइल इन सब में काम आती है। दूसरा, इनमें देखो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के साथ में दे रखा है कि ये वाली जो फ्रिक्वेंसी है ये हमारी स्काई वेव प्रोपेगेशन में काम आ रही है। उसके बाद में ये वाली जो रेंज है इसका यूज हम टेलीविजन वेव्स में करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास ये वाली फ्रिक्वेंसी रेंज है जो हम एफएम, जो हमारा एफएम रेडियो है उसमें यूज करते हैं। देन 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज को हम लोग सेलुलर फोन कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। रेडियो वेव्स के यूजेस हमने देख लिए। हमने कहा रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम होती है, इनकी फ्रिक्वेंसी कम है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो इनका हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा, जब तक इनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज ना करो तब तक हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते हैं। हमारी बॉडी पे जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो है एक्सरे, यूवी और गामा रेस के, जिसमें भी मोस्ट डेंजरस इज एक्सरे एंड गामा। देन वी देयर कम्स द माइक्रोवेव। देखा कि नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे काम होगी, माइक्रोवेव में काम आएगी। माइक्रोवेव में ये क्या करती है, जिस भी चीज को हम गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए रखते हैं, ये माइक्रोवेव्स उसमें जो H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वाइब्रेशंस करवा के हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और हमारा सामान गर्म हो जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ है, ये वाली इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। वेवलेंथ की रेंज एनसीईआरटी से देखोगे। कहाँ पे यूज होता है, सबसे पहला तो हमारा कुकिंग पर्पज में ये यूज होता है माइक्रोवेव ओवन में। दूसरा, जो नेविगेशन के लिए रडार सिस्टम है, रडार का नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, क्लास 9th में भी रडार का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो रडार सिस्टम में हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा जो हम देखते हैं ना, क्रिकेट बॉल जो है उसकी स्पीड कितनी है, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट जो मोशन में, उनकी स्पीड कितनी है। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत तेज स्पीडिंग के लिए चालान कट गया, या फिर जब आप क्रिकेट मैच देखते हो तो कि किस स्पीड के साथ में बॉल गई, तो ये सारा किसकी हेल्प से डिटेक्ट होता है, दिस ऑल इज डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव्स। आगे चलते हैं। देन विजिबल लाइट, देखो वही लाइट जो हमें देखने में हेल्प करती है, दैट इज विजिबल लाइट। इसका आपके पास में ये इसका फ्रिक्वेंसी रेंज है 400 to 800 नैनोमीटर, इसका वेवलेंथ का रेंज हो जाएगा। सबसे बड़ा काम यही है कि भैया जो हमें जितना दिखाई देता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ विजिबल लाइट। देन देयर कम्स द अल्ट्रा वायलेट रेज। अब देखो, जैसे जैसे हम विजिबल लाइट के आगे की तरफ जाएंगे वैसे ही जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब डेंजर का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्ट्रा वायलेट रेज दे आर डेंजरस फॉर द ह्यूमन बींग्स। क्या फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये रही। कहाँ पे काम आती है ये, इनका यूज जो होता है, अब देखो अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं उनमें से मोस्टली हम कहते हैं, जैसे ए बी होती है, यूवी ए होती है, यूवी बी होती है, ऐसे अलग अलग होती है। जो मोस्ट डेंजरस वन है उनको तो हमारी जो ओजोन लेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ तक आने नहीं देती है। अगर हमें आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना है तो हम इनको, कुछ कुछ हमारे पास में लैंप वगैरह होते हैं जिनकी हेल्प से हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूज कहाँ पे किया जाएगा इसका, देखो इसका यूज ऐसा, ये मतलब
सनबर्न कॉज कर देती है, कई बार कैंसरस कॉजिंग भी होती है, इस तरह का रहता है, तो ये हार्मफुल रहती है थोड़ी। यूज आती है ये जो हमारे जर्म्स को किल करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जो आरओ वगैरह होते हैं उनमें पानी को प्योरीफाई करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेस से जो भी बैक्टीरिया वायरस है उनको किल कर देते हैं। फिर जब हम सलून वगैरह में जाते हैं तो वहां पे जितने भी मटेरियल्स है उनको क्लीन करके एक यूवी का जो बक्सा होता है उसमें रख देते हैं ताकि वो सब सैनिटाइज हो जाए। उसके बाद जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो जो भी कैंची वगैरह जो भी यूज करते हैं, जिन जो भी मटेरियल होते हैं उनका जो सैनिटाइजेशन है वो भी यूवी रेस से ही किया जाता है ताकि कोई भी पैथोजन उनके ऊपर लगा हुआ ना रहे। तो यूवी रेस का मोस्टली जो हमारा यूज है दैट इज इन किलिंग द जर्म्स, ये हमारा काम आ जाएगा इसका। इसके अलावा इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके अंदर हम इसका यूज करते हैं। फॉर चेकिंग द मिनरल सैंपल्स, इसमें हम अल्ट्रावायलेट का यूज करते हैं। देन देयर कम्स एक्सरे, एक्सरे के बारे में आप सबने सुन रखा है, जब भी कोई फ्रैक्चर होता है तो एक्सरे से हम वो फ्रैक्चर का जो भी एक्सरे निकलवाने के लिए जाते हैं, बट इट इज वेरी हार्मफुल। तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बस आप जाते हो, जिस जगह का एक्सरे लेना है वहां पे बस वो बटन क्लिक करते हैं, वापस ऑन करते हैं, ऑफ कर देते हैं, बस इतनी सी देर के लिए ही वो एक्सरे को ऑन करते हैं। तो ये एक्सरेज क्या करती है, हमारी बॉडी में बाकी सारी चीजों को पेनिट्रेट कर देती है, सिर्फ बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसलिए बोन्स की इमेज हम लोगों को मिल जाती है। तो एक्सरे का मेन जो काम है, मेन हमारा काम वही है, डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स। कोई बुलेट वगैरह लग गई है कुछ इस तरह का ह्यूमन बॉडी में जिनको ये पार करके नहीं जा सकती है, उन सब में। इसके अलावा अगर कोई भी मेटल प्रोडक्ट है उसमें फॉल्ट आ गया, क्रैक आ गया, होल हो गए, तो उसमें रेडियोथेरेपी में, मैलिग्नेंट ग्रोथ में, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स में से गोल्ड सिल्वर एक्सप्लोजिव्स, ये सब कोई भी इंसान जो स्मगलिंग करके लेके जाते हैं तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा रबर टायर में डिफेक्ट, गोल्ड टेनिस बॉल, इन सब में डिफेक्ट में इसका यूज होता है। प्लस हम इनको साइंटिफिक रिसर्च में यूज करते हैं। देन देयर कम्स द गामा रेज विच आर द मोस्ट डेंजरस। गामा रेज जो है हमारी, उनकी फ्रिक्वेंसी रेंज हमारी 3 × 10⁻18 से 3 × 10⁻22 हर्ट्स है, मतलब बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी है। ये किसी भी चीज को पेनिट्रेट कर सकती है, हमारी बॉडी को, इवन ये सेल्यूलर लेवल तक पेनिट्रेशन कर देती है और उसमें म्यूटेशंस भी लेके आ जाती है। तो जो जैसे हिरोशिमा नागासाकी, वहां पे एटम बॉम्ब गिरे थे, वहां पे रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई, वो रेडिएशंस ने वहां के जो लोग थे उनमें जेनेटिक म्यूटेशंस कॉज कर दिए, और वो आज तक भी वहां पे जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें वो जेनेटिक म्यूटेशंस दिखाई देते हैं। तो मतलब गामा रेज हमारे सेल के डीएनए तक को पेनिट्रेट कर देती है, इतनी ज्यादा इसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है। कहाँ यूज किया जाता है इनका, इनका यूज किया जाता है कैंसर एंड ट्यूमर्स में। हम गामा रेस के लिए क्या कहते हैं कि कैंसर को कॉज भी यही करती है और उसको क्योर भी यही करती है, तो दोनों काम कैंसर के गामा रेज ही कर रही हैं। इसके अलावा टू प्रिजर्व द फूड स्टफ फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको एक गामा रेस से किल कर देते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा एटॉमिक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए वी आर यूजिंग द गामा रे। सो दीज आर सम यूजेस। इसी के साथ में हमारा ये जो एक बहुत ही क्विक रिवीजन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द रे ऑप्टिक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।